जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 1 फरवरी 2023 को जो बजट पारित किया गया है उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं 2023 और 24 के लिए उन पे एक नज़र डालेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाएं चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाए अथवा लोक सेवा आयोग के द्वारा, सभी में बजट महत्वपूर्ण है और 1 नंबर से 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जामों में इससे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो में हम बजट से संबंधित समस्त बातों को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बजट की मुख्य विशेषताएं वर्ष 2023 और 24 के लिए, जिसे पारित किया गया 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए, इस वर्ष जो बजट का अमृतकाल के लिए विज़न रखा गया है वह 3 उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए रखा गया है। जैसे पहला जो विज़न है वह है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना और सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण को बनाए रखना। तो अमृतकाल यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक इन 3 विजन को लेकर भारत सरकार आगे बढ़ेगी और इस वर्ष बजट की 87 प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं, यानी कि इस वर्ष बजट ने 87 प्राथमिकताओं को दर्ज किया है, जिसमें 7 चीज़ों को प्राथमिकता के रूप में दर्ज किया गया है। पहला पड़ाव है समावेशी विकास, दूसरा पड़ाव है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा पड़ाव है युवा शक्ति, चौथा पड़ाव है वित्तीय क्षेत्र, पांचवा पड़ाव है हरित विकास, छठवां है क्षमता उभारना और 7वां है अवसंरचना और निवेश। और इन सभी 7 प्राथमिकताओं को पूर्ण करना है आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक। अब देखते हैं एक एक पहलुओं को, जो 7 पहलू हैं, जो 7 प्राथमिकताएं भारत सरकार ने तय की हैं, उनके बारे में एक नज़र देखते चलते हैं दोस्तों। पहली प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, जिसमें कृषि और सहकारिता के लिए जो संबंधित प्रावधान हैं उसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना, किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान को ले आना है। इसके साथ ही साथ ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाना, जिसमें उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही साथ कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। लक्षित निधियन के तहत पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य क्षेत्र को 20 लाख करोड़ का ऋण आवंटन करना है। भारत को मिलेट वैश्विक केंद्र बनाना के लिए श्री अन्न योजना को बढ़ावा दिया गया है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाना स्वीकार किया गया है। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, जिससे कि उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाया जा सके और उनका पारिश्रमिक और अधिक बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर वर्ष के हिसाब से जितने रुपए का टर्नओवर किया जाएगा कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में वृद्धि करने के लिए और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संख्या में जो 15 से लेकर वर्ष 2022 तक है, इनका आकलन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। समावेशी विकास में दूसरा पड़ाव है स्वास्थ्य, जिसके माध्यम से 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्थापित करना और फार्मास्यूटिकल विकास हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत कर स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत करना है। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की बात की जाए तो हेल्थ के हिसाब से 1.4 से लेके 2.1 तक की वृद्धि। वर्ष 2019 में यह 1.4 था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जबकि वर्ष 2023 तक इसे 2.1 प्रस्तावित किया गया है। एजुकेशन में 2.8 से लेकर 2.9 तक। चलिए, शिक्षा और कौशल की बात की जाए तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना,
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, जैसा कि स्वयं योजना के तहत निहित किया गया। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अब सभी के लिए सुविधाएं, यानी कि आम जनता के लिए कौन कौन सी सुविधाएं इस बजट में की गई हैं, तो पहला पड़ाव पीएम किसान योजना के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया जाएगा। पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर योजना का लक्ष्य रखा गया है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही साथ एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह उपलब्धियां हैं जो समावेशी विकास को प्रेरित करती हैं। और यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है, जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये इसको तर्कसंगत कर रहा है। अब सप्तर्षि प्राथमिकताओं में दूसरा पड़ाव है अंतिम छोर तक पहुँचना, और इनकी मुख्य बातों को देखा जाए तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत करना है। इस मिशन के सभी प्रारूपों को हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना, ताकि सभी पांडुलिपियों को डिजिटलीकृत किया जा सके। सप्तर्षि प्राथमिकता में तीसरा पड़ाव है अवसंरचना और निवेश का, जिसमें अवसंरचना और उत्पादक क्षमता के निवेश में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, जिसका गुणांक प्रभाव देखा जाएगा विकास और रोजगार में वृद्धि के रूप में। इसी के तहत पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना है। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया। पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड इंड टू इंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। यूआईडीएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 1 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तीसरा पड़ाव क्षमता उभारना और आस्था आधारित सरकार का निर्माण करना, जिसमें उपाय के रूप में भारत में एआई का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू की जाएगी। विवाद से विश्वास, जिसमें एसएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन किया जाएगा और विवाद से विश्वास दूसरे चरण में सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम को लाया जाएगा। ई कोर्ट का चरण 3 शुरू किया जाएगा। व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु एनटीटी डिजीलॉकर की स्थापना करना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना इस बजट का लक्ष्य है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरा, जिसे एलजीडी के क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास का अनुदान प्रभावित किया जाएगा। इससे जो संभावित परिणाम आने वाले हैं क्षमता को उभारने में, वह है कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान मिल सकता है, जो कि भारत में एआई निर्माण से संबंधित है। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करने से स्टार्टअप और अकादमिया द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव हो सकेगी। विवाद से विश्वास प्रथम एसएसएमई के लिए लचीला संविदा निष्पादन से हमें कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एसएसएमई को राहत मिलेगी। विवाद से विश्वास सेकंड चरण सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम को लागू करने से सरकार
और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को तेजी से निपटाया जा सकता है। ई कोर्ट के तीसरे चरण की शुरुआत से कारगर न्याय प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपयोग हेतु एनटीटी डिजिलॉकर की स्थापना करके व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना सुसाध्य हो सकेगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रोजगार की संभावनाओं और व्यवसायों के अवसरों का उपयोग किया जा सकता है। और एलडीजी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान की रचना कर घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। अगला चरण हरित विकास का है, जिसके लिए हरित ऋण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। संभारणीय परितंत्र विकास की पहलें की जा सकती हैं। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ये हरित विकास के योग को सुनिश्चित करेगी। अमृत पीढ़ी जो हमारी युवा शक्ति है, ये इसे सुनिश्चित करेगी और इसे PMKVY 4.0 की शुरुआत, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। बुनियादी माल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि यूनिट में मॉल ओडीएपी, एक जिला एक ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवा शक्ति बेहतर हो सके। वित्तीय क्षेत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जानी है, जिससे ऋण देने में दक्षता लाया जा सके और वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। महिला सम्मान वचन पत्र के माध्यम से महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना चालू की जाएगी। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना कर कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ की बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है, जो आपको बुढ़ापे में कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। एसएसएमई के लिए ऋण की गारंटी स्कीम चलाई गई है। 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार किया जाना है। अन्य पहलों की बात की जाए तो GIAFT IFFSC में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले की जाएंगी। प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना इसका उद्देश्य है। राजकोषीय प्रबंधन को देखा जाए तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना इस बजट का उद्देश्य है, जिसे वर्ष 2023 से 24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय के बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबद्ध होंगे। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5%, जो कि 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सहबद्ध है, किया गया है। राजकोषीय समेकन की बात की जाए तो वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ क्या होगा? उच्चतर निर्यात होगा, उच्चतर घरेलू विनिर्माण होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा, हरित ऊर्जा और गतिशीलता से कार्य करेगी। इसके लिए कई प्रावधानों को रखा गया है, जैसे सीमा शुल्क में परिवर्तन कर इससे लाभ क्या अर्जित किया जा सकता है। तो हम किन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में परिवर्तन करके लाभ अर्जित कर सकते हैं, उसे एक बार देख लें। तो लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लाभ क्या होंगे? पर्यावरण हितैषी परिवहन हमें प्राप्त हो सकेगा। मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात से मूल्यवर्धन बढ़ाया जा सकता है। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के आयात से हम रसायन उद्योगों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट अधिकाधिक समुद्री निर्यातों के लिए
कारगर साबित होगी। प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के लिए बीज जो है वह निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देगा। और कॉपर स्क्रैच पर रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखना कहीं ना कहीं निर्यात संवर्धन को बढ़ाएगी। मिश्रित रबर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए हमें एसएसएमई के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एमएसएमई के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाया जाना है और शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाना है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात की जाए तो अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण करना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। अब बात की जाए कि सबसे अधिक रुपए का मद भारत सरकार कहां से प्राप्त करेगी इस बजट में, तो ऋण एवं अन्य देयताएं सबसे अधिक रुपया भारत सरकार को प्रदान करती हैं, जो कि संपूर्ण बजट का 34% होता है। और सबसे अधिक मद जो खर्च होता है वह ब्याज भुगतान पे खर्च होता है, जो कि संपूर्ण बजट का 20% है। अब विशिष्ट मंत्रालयों को कितने रुपए का आवंटन किया गया है तो एक नज़र में उसको देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय को 5,94 करोड़ का आवंटन किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण को 2.06 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ का आवंटन। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ का आवंटन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ का आवंटन। संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ का आवंटन। कह सकते हैं कि इस बजट में सबसे अधिक जो मद दिया गया है वह रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, 5.94 लाख करोड़ का आवंटन। मुख्य योजनाओं के लिए जो आवंटन किया गया है तो फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए 2022-23 में 100 फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास किया गया, जबकि 2023-24 में 1250 फार्मास्यूटिकल उद्योगों का विकास किया जाना है। 100 करोड़ का आवंटन 100 करोड़ का आवंटन फार्मास्यूटिकल उद्योग में निहित था। 2023-24 में ये बढ़कर 1250 हो गया। प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के तहत 60,000 करोड़ का प्रावधान था, जो 2023-24 में बढ़कर 70,000 करोड़ हो चुका है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की बात की जाए तो वर्ष 2022-23 में 2,000 करोड़ का व्यय निर्धारित था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 5,943 करोड़ हो चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो वर्ष 2022-23 में 48,000 करोड़ का व्यय अनुमानित था, जबकि 2023-24 के लिए 79,590 करोड़ का आवंटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में 2,908 करोड़ का आवंटन किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए 5,172 करोड़ का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना यानी कि भारत के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 2022-23 में 1,419 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसे वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 2,491 करोड़ कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस बजट योजना का जो सार है, 1 फरवरी 2023 को जो बजट लाया गया वह सप्तर्षि प्राथमिकताओं को अपने साथ लेकर चलेगी। दोस्तों, अब इसके बाद एक विस्तार भरा वीडियो आपको 2 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो प्रत्येक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा को प्रदर्शित करेगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।